हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। और इस टाइम बेटा हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनेट एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें हम लोग इस टाइम फिजिक्स के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो मेन टॉपिक्स थे फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट के, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने अच्छे से देखा था। और उसके बाद जो उनपे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन सकती थी, उनपे जो एमसीक्यूज अच्छे बन सकते थे, वो सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना बेटा। तो इसमें देखो हम लोग पहले क्वेश्चंस को उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना की खोज किसने की थी? तो ये फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था बेटा, इसको डिस्कवर किया था, इस पे अपने एक्सपेरिमेंट्स को किया। और उन्होंने बोला कि जैसे ये कॉइल है, कॉइल का मतलब क्या है, किसी वायर को अगर हम स्प्रिंग की फॉर्म में ले ले तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉइल हो जाएगा। और इसी को आगे हम लोग इंडक्टर का नाम दे देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर इसके पास एक मैग्नेट को लेके आए, मैग्नेट में बेटा क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक क्या है, नॉर्थ पोल। और हम जानते हैं, बचपन से पढ़ के आए हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ मर्ज करती हैं, ठीक है ना। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ मर्ज करती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट दे विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती हैं बेटा, एक क्लोज लूप बनाती हैं, ओपन लूप नहीं बनाती हैं। ओपन लूप कौन बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनाएंगी, ओपन लूप बनाएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो भाई साहब बन गई क्लोज लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब उन्होंने बोला कि अगर ये मैग्नेट कॉइल के पास लेके आते हैं, ये हमारी क्या है, कॉइल है, तो अगर इसको कॉइल के पास लेके आते हैं तो ये क्या करेगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी। क्या करेंगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या करती हैं, इसको पेनिट्रेट करती हैं, इसके साथ क्या हो जाती हैं, इंडक्शन का काम करती है। इंडक्शन मतलब क्या हो गया, इसके पास आकर के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कभी ज्यादा होंगी, मैग्नेट को फिर पीछे हटाओगे तो आप कम हो जाएंगी, फिर आगे बढ़ाओगे तो फिर ज्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, चेंज होती हैं। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अब चेंज लिखूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो वेरिएशन है, इनके साथ टाइम के साथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे इसमें क्या हो जाता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, जिससे कि इसमें कॉइल में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन फैराडे ने ये दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होंगी, क्या चेंज होगा, फैराडे के कंक्लूजन क्या है, फैराडे ने क्या बताया कि पहला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ बेटा क्या होंगी, रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ क्या होंगी, चेंजेस, तो इसमें क्या होगा, एन ईएमएफ इंड्यूस, एन ईएमएफ विल इंड्यूस, एक ईएमएफ इंड्यूसेस इन द कॉइल, इंड्यूसेस इन द कॉइल, ठीक है ना। और जो क्या करता है, किसको बना देता है, जो एक इलेक्ट्रिक करंट को बना देता है। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी करंट बन सकती है। मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के चेंज करने पर करंट क्या कर सकती है, बन सकती है, करंट का प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये फैराडे का लॉ था, और इसका जो डिस्कवरी किया था वो माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो बेटा, इसमें जो फ्लक्स चेंज होगा, एक बार फ्लक्स को भी आप समझ लीजिए, फ्लक्स को क्या कैसे हम लोग लेंगे, ये जैसे नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, और ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं इस तरह से बना लेता हूं, ये इस तरह से कुछ एक
ऐसे जा रही है ना, तो ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने ले लिया इसका, और इसके बीच में क्या कर दिया, एक लूप प्लेस कर दिया जिसका एरिया मैंने कितना मान लिया, DA है। एरिया कितना है, DA, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। कितना एरिया है बेटा, DA एरिया है जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग B से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं, तो इसमें जो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास होंगी ये क्या बनाएगा हमारा फ्लक्स, और फाई से इसको डिनोट करते हैं। B का मतलब हो गया मैग्नेटिक और फाई का मतलब हो गया फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जितनी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी है, 3 निकलनी है तो हम 3 रख लेंगे, इनटू क्या हो जाएगा एरिया, कितने एरिया से निकलनी है तो लूप के इतने एरिया से निकलनी है तो ये एरिया ले लेंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, B.A। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर एरिया वेक्टर है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में ले लेंगे, तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन, इसके नॉर्मल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एक बार इसको अच्छे से बना देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, और ये क्या है हमारे पास लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसके नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसके नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बी हो जाएगा। अब फैराडे ने इस पे डिस्कवरी की, क्या किया फैराडे ने बेटा, इस पे डिस्कवरी की, रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने बोला कि अगर ये फ्लक्स कंटिन्यू चेंज होता है किसी कॉइल में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं इससे कॉइल से पास करा दूं, ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यू चेंज हो रही, मतलब अभी 2 हैं, उसके बाद 3 हो गई, फिर 2 हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा, जिससे इस कॉइल में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी कॉइल के थ्रू क्या कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, तो क्या होगा बेटा, तो उसमें एक EMF, किसमें, कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, जिससे एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, किसके चेंज होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से EMF किसमें प्रोड्यूस हो जाता है, कॉइल में प्रोड्यूस हो जाता है। आंसर देखते हैं अपने पास क्या क्या गिवन है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। आगे देख लेते हैं, चेंज इन एरिया, एरिया किसका चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरिया चेंज कर दोगे क्या, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरिया क्यों चेंज कर देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। स्पीड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर तो यही बात ही नहीं, ऑल ऑफ एबव तो हो ही नहीं सकता, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो ए हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, देखो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कैसे निकालते हैं, जैसे ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को 2 तरह से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा कैसी है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, और अगर डॉट इस तरह से बने हुए हैं तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसी है बेटा, आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज क्यों एंटर कर जाता है, मैं मान लो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को एंटर करा रहा हूं जिसका वेलोसिटी कितना है, b है, कितनी वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड b में एंटर कर जाता है। ध्यान से सुनिएगा बात को, एक चार्ज q है जो b वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है, तो हमारे पास जो फोर्स आएगा, जो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो कितना होगा, F = QBB sin थीटा, कितना हो जाएगा, QBB sin थीटा। थीटा को मान लो मैंने जो पार्टिकल है वो 90 डिग्री से जा रहा है, तो 90 डिग्री इसको रख दिया, तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, sin 90 का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो F हमारे पास कितना जाएगा, QB × B, हमें मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट चाहिए तो कितना हो जाएगा, F/Q × B, दैट इज इक्वल टू V। अब देखो बेटा इसकी यूनिट रखते हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का कितना होता है, कूलम, वेलोसिटी का कितना होता है, मीटर पर
सेकेंड। सेकेंड कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर दैट इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्योंकि टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इस फोर्स के बारे में डिस्कवरी की, तो उनके रिस्पेक्ट में इसका एक यूनिट और रखा गया, टेस्ला। बट मैग्नेटिक फ्लक्स हमसे क्या पूछा गया, हमसे मैग्नेटिक फील्ड तो पूछा नहीं गया, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया। मैग्नेटिक फ्लक्स को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज लूप से निकलती हैं वो क्या बनाती हैं, फ्लक्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, फ्लक्स बनाती हैं। तो आप देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या बन सकता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो बेटा, अभी हम लोगों ने देखा फाई इज इक्वल टू कितना होता है, बी इंटू ए। कॉस थीटा को मन नहीं लेंगे, बी डॉट ए कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा मान लो मैंने रख दिया 0। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। मैं जो बोलूं उसको भी बहुत ध्यान से सुनना है। तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बेटा, बी ए हो गया। हमें क्या चाहिए, फ्लक्स का फॉर्मूला चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका कितना होता है, टेस्ला। इसका यूनिट क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, टेस्ला हो गया बेटा। और ये क्या हो गया, मीटर। तो एक तो इसका डायमेंशन जो इसका जो एसआई यूनिट है क्या कितना हो गया, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा जो बेटा इसका यूनिट होता है वो कितना होता है, वेबर होता है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा बेटा, वेबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट है। एम्पियर किसका होता है, करंट का होता है। टेस्ला किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है। कूलम किसका है, चार्ज का यूनिट है। ठीक है, और वेबर किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। तो क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल टू अपोज। अब देखो, चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन एरिया, चेंज इन वोल्टेज। देखो मैग्नेटिक जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है, जैसे एक कॉइल लिया हमने, कॉइल को क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी से क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या कनेक्ट कर दिया, इसको बैटरी को बेटा कनेक्ट कर दिया। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या फ्लो होगा, करंट। और साइंटिस्ट ने यानी फैराडे ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर करंट, क्या चीज चेंज होगी, पहले हम लोगों ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ, और ईएमएफ से क्या बनेगा, करंट बनेगा। लेकिन अगर करंट भी चेंज हो रहा है किसी कॉइल के थ्रू, क्या चेंज हो रहा है, करंट, तब भी इसमें क्या होगा भाई साहब, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, देखो हम लोगों ने बेसिक क्लासेस से पढ़ रखा है, एक होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिस अवस्था में कोई वस्तु है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो। वो अपनी इनर्शिया को कब चेंज करेगी, वो इनर्शिया को तब चेंज करेगी जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाएगा। जैसे ये पेन है, ये चल रहा है तो ये चलता ही जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, जब तक कि इस पे कोई फोर्स लग के इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर देता। अब देखो भाई साहब, कॉइल तो ऐसे थी कि रेस्ट अपने स्टैटिक पोजीशन में थी, लेकिन जब करंट को फ्लो किया, करंट क्या करेगा, इसमें फ्लक्स बनाना स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कॉइल के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक है ना, किसका बोलते हैं, इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा, एल क्या है हमारे पास, एल इज द इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की तरह। किसकी तरह, रेजिस्टेंस की। जो करंट के फ्लो को रोकता है वो क्या है, रेजिस्टेंस। और जो फ्लक्स के चेंज को रोकना चाहेगा, फ्लक्स के चेंज होने का क्या करेगा, अपोज। किसमें, कॉइल में। जो कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंडक्टेंस। और इसके लिए E इज इक्वल टू माइनस का डी आई अपॉन क्या होगा, dt। जो करंट हमारी चेंज होगी इसके थ्रू, और करंट किसे, जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, इन सब चीजों का जो अपोज करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस किसका अपोज करता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा तो क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो एक करंट बनेगी। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं, ई मतलब ईएमएफ,
E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और L क्या हो गया हमारे पास, इंडक्टेंस, और di/dt मतलब चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास बेटा राइट ऑप्शन आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लेंज लॉ क्या होता है, जैसे हम लोग लेते हैं E इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt, जो कॉइल है इसके पास अगर इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसके थ्रू, कॉइल के थ्रू, तो क्या होगा, ये इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, एक इसमें क्या प्रोड्यूस होना चाहेगा, ईएमएफ, जिससे क्या बनेगा, करंट बनेगा। लेकिन ये कॉइल क्या करेगी, हमेशा फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगी, क्या करेगी, कॉइल अपोजेस चेंजेस, चेंज ऑफ फ्लक्स, अपोजेस चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू इट, फ्लक्स थ्रू इट, अपने आप, अपने थ्रू होने वाला, अपने थ्रू चेंज होने वाले फ्लक्स का कौन अपोज करेगा बेटा, कौन अपोज करेगा, कॉइल अपोज करेगी, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को किसने दिया, इस प्रॉपर्टी को दिया बेटा लेंज लॉ ने, किसने दिया बेटा, लेंज ने दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंज का लॉ, कि मतलब कॉइल अपने थ्रू चेंज होने वाले फ्लक्स का क्या करती है, अपोज करती है, और इस लॉ को किसने दिया, लेंज ने दिया। और इसीलिए हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, माइनस साइन लेते हैं फ्लक्स के चेंज होने पर। तो ये जो माइनस साइन दिया गया है वो किसने दिया है बेटा, वो किसने दिया है हमारे पास, वो लेंज ने दिया है, वो किसने दिया है, लेंज ने दिया है, सॉरी बार बार, वो किसने दिया है बेटा, लेंज ने दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंज लॉ हो जाएगा। क्या बताता है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका कॉइल क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ऐसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में देखते थे, जैसे हमने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग क्या करेगा, क्या करेगा, अपने अंदर एक फोर्स रिस्टोर करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जितना आप उस पर फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल, स्प्रिंग तो खिंचता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे स्प्रिंग क्या जाएगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब स्प्रिंग क्या कर रहा है, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रहा है, जिसको हम लोग F = -kx से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो बेटा राइट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, वो इसको, ये किसको डिनोट करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिनोट करना चाह रहा है, क्योंकि ये यहां पर हम लोग किसको ले रहे हैं, फ्लक्स को ले रहे हैं। फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करना चाहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को तो नहीं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को नहीं, मोमेंटम यहां पर आ ही नहीं रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं हो सकता, ये फ्लूइड्स में होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 v1 = m2 v2। तो यहां पर मास और वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चार्ज हम लोग डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं, हाँ भाई साहब, क्लियर हो रहा होगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, E इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt। तो ये किस पे चेंज करता है, मान लो अभी एक टर्न, दो टर्न है बेटा, अब मैंने और दो टर्न लगा दिए, तो हमारे पास जो L आएगा, आप L को अगर लेना चाहें तो ये कितना हो जाएगा E, और इधर कितना आ जाएगा d∅ या di/dt, ये कितना आ जाएगा बेटा di/dt, दैट इज इक्वल टू L। तो यहां पर अगर मैंने कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, यहां पर क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ कॉइल उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि स्मॉल एरिया और बिग एरिया, जितना ज्यादा करंट मूव करेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, अगर मटेरियल के बीच में एक हम रॉड को प्लेस कर देते हैं तो इसके फ्लक्स पे क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये सारी चीजों पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कौन डिपेंड करेगा, इंडक्टेंस L, जो क्या करता है, कॉइल के थ्रू चेंज होने वाले फ्लक्स का क्या करता है, अपोज करता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं, द इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल डिपेंड्स ऑन, जो इंड्यूस्ड EMF होता है कॉइल में, वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, शेप ऑफ द कॉइल, शेप ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ऑल ऑफ अबव, ठीक है।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम बार बार बात कर रहे हैं, क्या होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें माइनस साइन लगा लीजिए, इसको डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख लीजिए। वैसे तो उल्टा ये डेल्टा फाई लिमिट लगा के डी फाई होता है, लेकिन चलो इसको समझाने के लिए ऐसे लिख लेते हैं। तो फाई टू माइनस का फाई वन अपॉन टी टू माइनस का टी वन। तो यहां से देखो जो चेंज इन फ्लक्स विद चेंज इन टाइम है, यही तो क्या है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना फ्लक्स किसके थ्रू, कॉइल के थ्रू चेंज हो रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। तो पहला हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, देखो साइंटिस्ट ने बोला कि ये भाई साहब एक कॉइल है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया प्राइमरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, और इसके थ्रू एक सेकेंडरी कॉइल ले लेते हैं, इस तरह से एक कॉइल और ले लिया, और इसमें बोला कि ये करंट को फ्लो करा देते हैं, इसमें करंट फ्लो करा देते हैं, तो करंट के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जो ईएमएफ क्या करेगा इस कॉइल के साथ भी क्या हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगा, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। एक पास वाली रखी हुई कॉइल में भी क्या हो जाएगा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे हम लोग E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू एल आई लेते हैं, ठीक है, फ्लक्स चेंज हमारा किसके बराबर होता है एल आई, तो वैसे ही फाई फ्लक्स चेंज इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल दैट इज इक्वल टू एम म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई, मतलब करंट के चेंज होने से पास में रखी हुई कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है वही क्या कहलाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए बेटा ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, और ये एम किसको डिनोट कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस को। तो अब पूछा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब पास में रखी हुई कॉइल में हमने फ्लक्स को चेंज किया, ठीक है, जिससे इस कॉइल में इसके पास में रखी हुई कॉइल में भी क्या होता है करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। अब बोला गया है कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, हाँ भाई साहब नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है ना, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ऑल ऑफ एबव इसमें आंसर हमारे हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन इसमें बेटा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियडिकली इज कॉल्ड। देखो दो तरह की हमारे पास करंट आती है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट और एक क्या होती है डायरेक्ट करंट। देखो एक करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को मतलब जीरो से स्टार्ट हुई, कहां से जीरो से, फिर कितना गई 1.2, फिर कितना गई 1.3, 1.7 और ये 1 तक गई, कहां तक गई मैक्सिमम मान लो कितना गई 1 तक, फिर से जीरो पे आ गई, फिर कितना गई -1 तक गई, फिर ये वैल्यू कैसी हो जाएगी माइनस, फिर कितना गई फिर +1 गई। तो इस तरह की जो करंट होती है जो कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही है चेंज कर रही है। देखो डायरेक्शन क्या हो रही है बार बार चेंज हो रही है, यहां देखो निगेटिव में गई फिर कहां गई पॉजिटिव में, डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड पहले 0 था, फिर कितना हुआ 1 हुआ, फिर उसके बाद -1 हुआ। तो जहां पर दोनों चीजें चेंज हो, कहां एसी में क्या होता है वो करंट है जिसमें मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ करंट पहले 2 थी, फिर पहले 1 थी, फिर -1 हो गई। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें चेंज होती हैं, तो उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो, ये हमारे पास क्या हो जाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होते हैं चेंज होते हैं, और जहां पर क्या होता है ये अपने पाथ को बार बार रिपीट करती है। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन पीरियोडिकली नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डीसी डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछा गया है, द करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो वो करंट हमारे पास कौन सी आ जाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ऊपर वाला डायग्राम हो जाएगा ये हमारा डीसी के लिए, डीसी को निगेटिव में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है नंबर ऑफ, क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1/सेकेंड या फिर किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? हर्ट्ज में। और किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। In an AC circuit, the potential difference across the inductor leads the current। अब देखो बेटा, अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर मतलब कॉइल, किसकी तरह है? स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग की तरह एक कॉइल लगी हुई है और इसके साथ एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे दिया। ऑल्टरनेटिंग को बनाएंगे तो एसी वाले वोल्टेज की तरह शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंडक्टर। तो इसको जब देखेंगे तो हमने जो वोल्टेज लगाया वो उसका एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं V0 साइन ओमेगा टी से, और इसमें जो करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। क्या आ जाएगा? -π/2। अब दोनों इन दोनों वेव्स को बनाते हैं। वोल्टेज जो करंट है हमारा, वोल्टेज के लिए तो क्या बन जाएगा? इस तरह की वेव बन जाएगी। ये किसके लिए आ जाएगी बेटा? V, वोल्टेज के लिए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है। अब करंट देखो क्या कर रही है? ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे चल रही है। तो ये क्या है? ये 90 है और ये क्या करें? 90 पीछे कर लें। तो ये हमारे पास इस तरह की जो वेव आएगी वो किसके लिए आएगी? करंट के लिए आएगी। तो इसका मतलब इंडक्टर में जो करंट है वो वोल्टेज से कितना पीछे रहती है? 90 डिग्री। कितना पीछे रहती है? 90 डिग्री। और इस ग्राफ से हम लोग इस दोनों चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है, इन एन एसी सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट। कितना लीड करता है? करंट तो पीछे है, तो इससे क्या बोला जाएगा? ये देखो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज क्या है? 90 डिग्री आगे चल रहा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। पावर हमारा क्या होता है? P इज इक्वल टू V इंटू I, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो हमारे पास पावर फैक्टर जो रजिस्टर के थ्रू क्या होता है? रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज और करंट एक ही फेज में चलते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, कोई एंगल, कोई 90 डिग्री या 90 डिग्री पीछे नहीं होता है करंट और वोल्टेज। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है रेजिस्टिव सर्किट के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग। In an AC circuit, the current and voltage are in phase in A. In an AC circuit, the current and voltage are in phase in A. किसमें होंगे? दोनों ही करंट और वोल्टेज आर इन फेज, एक ही फेज में होंगे। किसमें होंगे? देखो बेटा, अगर मैं रजिस्टर को ले लूं, क्या ले लूं? रजिस्टर, और इसके अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दूं, तो इसमें करंट जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी। और करंट के लिए जो एक्सप्रेशन आता है बेटा वो क्या हो जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी। देखो दोनों का एंगल क्या है? सेम, दोनों ही एक ही फेज में है, दोनों ही सेम एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये किसके साथ होगा? ये रजिस्टर के साथ होगा। अभी हम लोगों ने देखा इंडक्टर में क्या होता था? वोल्टेज आगे चल रहा था। कितना आगे चल रहा था? 90 डिग्री आगे चल रहा था। और रजिस्टर में क्या होगा? सेम ही एंगल रहेगा। तो ये किसमें होगा? रजिस्टर में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, उसमें वोल्टेज और करंट क्या रहते हैं? एक ही फेज में रहते हैं, एक ही एंगल पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। द इंपीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज द रेशियो ऑफ। इंपीडेंस क्या होता है? अगर सीरीज में रजिस्टर को, कैपेसिटर को, ठीक है, कैपेसिटर क्या है? एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है, और इंडक्टर क्या है? करंट स्टोरिंग। एल हो गया हमारा आर, और इसको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, सब कर दिया, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, इसका टोटल क्या आएगा? रेजिस्टेंस। उसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे डिनोट करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय
सीरीज एल आर एंड सी, कितना, एल आर और सी तीनों एलिमेंट टोटल कितना रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं, वो हमारा क्या आएगा, Z आएगा। ठीक है, तो Z हमारा B इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर हो जाता है, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू Z हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R L एंड C। तो B अपॉन I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द इम्पीडेंस इज द इन एन AC सर्किट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, किसका है, वोल्टेज टू करंट का है, हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन साइकिल ऑफ एन AC सर्किट इज कॉल्ड। देखो टोटल सर्किट जो टोटल एक सर्किट में जो एनर्जी पूरे साइकिल में, ये मतलब एक AC का साइकिल यही तो होगा, तो टोटल जो एनर्जी कंजर्व होगी इसमें कौन सी होगी, पावर तो कंजर्व नहीं होगी, एवरेज पावर किसी भी L R और C सर्किट में, ठीक है ना, एवरेज पावर की बात कर रहा हूं, 0 होती है। नेक्स्ट यहां से देखेंगे, पावर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, रिएक्टिव एनर्जी एक्टिव एनर्जी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एनर्जी, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट AC सर्किट इज, क्या होती है, द एवरेज पावर, फिर से पूछा गया है एवरेज पावर। तो देखो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है, यहां से ले लेते हैं VRMS IRMS इनटू कितना हो जाएगा, कॉस फाई या कॉस थीटा। ठीक है, तो एवरेज पावर मतलब क्या हो गया इसमें, अब देखो इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में एक बार पॉजिटिव गए और एक बार नेगेटिव गए, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, प्लस का 1 एक बार गए और एक बार क्या गए, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी हो जाएगी पावर, 0 हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आ जाएगा, विच लॉ एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को कौन सा लॉ डिनोट करता है, माइनस का डी फाई अपॉन dt, हम लोग अभी तक लिखते रहे और इसमें कई बार पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये लेंज लॉ है, जो क्या डिसाइड करता है, डायरेक्शन को डिसाइड करे। भाई जो कॉइल है वो फ्लक्स के चेंज होने का कंटिन्यू क्या कर रही है, अपोज कर रही है, तो इधर की तरफ फ्लक्स चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो डायरेक्शन अगर नॉर्थ लेकर के जाएंगे तो ये वाला पोल कैसे बिहेव करेगा, साउथ की तरह, क्योंकि अपोज करेगा तभी तो, सॉरी सिमिलर जब पोल्स हो जाएंगे तभी तो अपोज करेंगे एक दूसरे को, नॉर्थ टू नॉर्थ, साउथ टू साउथ, मतलब साउथ इधर है तो इस कॉइल में कॉइल वाला ये वाला पोल किसकी तरह बिहेव करेगा, जबकि तरफ जा रहे होंगे तो ये भी साउथ की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन को कौन डिनोट करवा रहा है, लेंज लॉ, जो कि माइनस साइन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा रहा है। इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट द पावर फैक्टर इज डिफाइंड एट, जो पावर फैक्टर होता है हमारा वो किससे डिनोट करते हैं, पावर फैक्टर, ये देखो V इज पावर P इज इक्वल टू कितना, हम लोगों ने देखा था अभी, VRMS इंटू IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, VRMS IRMS इंटू कॉस थीटा, तो जो कॉस थीटा है यही हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर होगा। तो पावर फैक्टर क्या है, कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस होगा किसका, फेज का डिफरेंस होगा, वही हमारा क्या है, वो कोसाइन। ठीक है, करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बेटा क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द एवरेज पावर इन एन AC सर्किट विद अ प्योरली कैपेसिटिव लोड इज, एवरेज पावर, हमेशा एवरेज पावर को क्या लेंगे, फिर से देखिए एवरेज पावर क्या लेंगे, कंप्लीट साइकिल के, ये प्लस ये माइनस, तो VIRMS IRMS, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल जो पावर होगी वो बेटा कितनी हो जाएगी, टोटल एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल, एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल इन अ सर्किट विल 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन सीरीज LCR सर्किट द रेजोनेंस एट एम्पीडेंस, रेजोनेंस क्या होता है, देखो बेटा ये हमने अभी सीरीज में R L और C सर्किट को देखा, R L और C सर्किट को देखा, तो यहां पर ये क्या है, C है, ये L है और ये R है। तो साइंटिस्ट ने ये बोला कि जब रिएक्टिव इंडक्टेंस इज इक्वल टू रिएक्टिव कैपेसिटेंस, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होगा वो कैपेसिटर के रेजिस्टेंस के जब बराबर हो जाएगा
तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। मतलब जब इंपीडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और करंट सर्किट में क्या करने लगेगी, बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगी। करंट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, बहुत ज्यादा मैक्सिमम फ्लो होने लगेगी। किस कंडीशन पे, जब हमारा एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा, एक्ससी के इक्वल हो जाएगा। एक्सएल मतलब एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप बाय द इंडक्टर, रेजिस्टेंस डेवलप बाय द इंडक्टर। और एक्ससी क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप बाय द कैपेसिटर, रेजिस्टेंस डेवलप बाय द कैपेसिटर, इसीलिए बोलते हैं रिएक्टिव कैपेसिटेंस, जिसको बोलते हैं रिएक्टिव इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये इस कंडीशन पे कब होगा, किस कंडीशन पे रेजोनेंस होगा, जब दोनों का इंपीडेंस क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया इन सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस द इंपीडेंस ये कितना होना चाहिए, जेड कितना होना चाहिए, जेड कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए बेटा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगी, है ना। तो यहां से देखो बेटा क्या आना चाहिए हमारे पास, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। मिनिमम इंपीडेंस पे करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तभी तो पीक वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है ना, इसी को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन एन आइडियल कैपेसिटर इज। कैपेसिटर पहले हम लोगों ने क्या लिया था, रेजिस्टर लिया था। इस बार कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सॉरी, इसमें जो वोल्टेज हमने दिया है अल्टरनेटिंग, पहले वोल्टेज को लिख लेते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी। और जो करंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और इंडक्टर के लिए क्या था, आई नॉट में क्या आता था, माइनस पाई बाय 2 आता था, और इसमें क्या आएगा, प्लस पाई बाय 2 आएगा। इसका मतलब इन कैपेसिटर, इन सी फॉर कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है, पीछे चलता है। वोल्टेज एक बार फिर से हम लोग वेव्स की फॉर्म में इसको ले लेते हैं। जो वोल्टेज है वो तो यहां से चला, लेकिन जो करंट है वो कहां से चलेगी, ये 90 देखो माइनस, और ये 90 क्या हो जाएगा, प्लस। तो करंट क्या होगा, इस तरह से। तो ये हमारे पास V हो गया, और ये क्या हो गया, I हो गया। तो करंट क्या करती है, लीड करती है, आगे चलती है। कितना आगे चलेगी, 90 डिग्री। कितना आगे चलेगी, 90 डिग्री आगे चलेगी। किसमें चलेगी, कैपेसिटर में। किसमें चलेगी बेटा, कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में करंट क्या करती है, 90 डिग्री आगे चलती है। ठीक है, किससे, वोल्टेज से। किससे आगे चलेगी, वोल्टेज से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, which component opposes the change in current in a circuit। ठीक है, करंट के चेंज होने का कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, अपोज करता है। तो देखो रेजिस्टर क्या करेगा, चेंज इन करंट। ठीक है, करंट फ्लो हो रही है तब तो रेजिस्टर क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन अगर जो करंट चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको कौन करेगा, इंडक्टर। अभी हम लोगों ने पढ़ा ईएमएफ में, इसमें अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा देते हैं, ये इंडक्टर है, ये वोल्टेज है, और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो चेंज करेगा, और चेंज होने से क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जिसका अपोज कौन करता है, इंडक्टर। जिसका अपोज कौन करता है, इंडक्टर। तो सिंपल जो करंट फ्लो हो रही है उसका अपोज कौन करता है, रजिस्टर। और सी कैपेसिटर किसका अपोज करता है, चार्ज जितने भी ज्यादा आते चले जाएंगे और ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो उसका अपोज कौन करेगा, कैपेसिटर करेगा। ठीक है, डायोड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी और एन जंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास नहीं है, तो एलिमेंट पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा। इतनी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं, which device is used to convert AC to DC। तो ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टिफायर होते हैं। रेक्टिफायर क्या मतलब, एक ट्रांसफॉर्मर इसमें लगा दिया इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास, और ये डायोड लगा दिया, ये क्या है, डायोड है। ठीक है, तो यहां पर एक ही डायोड लगाएंगे, चलो एक से ही हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL, और यहां से आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, ये डायोड है D। तो ये क्या करता है, इसका काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करना। जो आप इनपुट दे रहे हैं वो कैसे जा रहा है, AC में। और डायोड से क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AC से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DC में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
तो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, एसी को किसमें कन्वर्ट कर देती है, डीसी में। किसकी हेल्प से, डायोड की हेल्प से। डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन, ठीक है। तो एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है वो कौन होता है, हमारा रेक्टिफायर होता है। ये दो तरह के होते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर और एक हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर दो हम लोग यहाँ पर डायोड ले लेंगे, ठीक है, ये एक और डायोड ले लिया, एक D1 हो गया हमारे पास, एक D2 हो गया, और रजिस्टर को हम लोग यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या करेगा, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो अब वेव चेंज हो जाएगी, अब वेव भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहां पर ये एक बार इसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल, और फिर यहां से ऐसे क्या मिलेगी, नेगेटिव साइकिल। मतलब एक बार कंप्लीट साइकिल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट कर रहा है, रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग। द टाइम पीरियड ऑफ एन एसी वेव इज द इनवर्स ऑफ। टाइम पीरियड किसका इनवर्स है, 1/t, दैट इज इक्वल टू f, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसका इनवर्स है, टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ एसी वेव इज द इनवर्स ऑफ, किसका है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज और पावर। तो किसका है ये बेटा, ये फ्रीक्वेंसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग। इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या होती है, रूट, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑल इंस्टेंटेनियस पावर। जो एवरेज वैल्यू है हमारी वो क्या होती है, इसमें बोला गया है स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई n2 होल ऑफ अंडर रूट, ठीक है। एवरेज पावर, वैसे एवरेज पावर का एक और भी फॉर्मूला होता है, I एवरेज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, ठीक है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक है। तो ये थे बेटा हमारे पास 25 क्वेश्चन जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी से रिलेटेड कवर किए। नेक्स्ट में हम लोग और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एमसीक्यूज को लेकर के आएंगे। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को शेप देते रहिए अच्छे से, और शेयर और लाइक जरूर करते रहिए हमारे जीडीसी नर्सिंग क्लासेस को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपको और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू क्लास।